जी ओके। सो लास्ट क्लास में हमने नया टॉपिक किया था ब्रांच प्रेडिक्शन का। क्या थी ब्रांच प्रेडिक्शन? क्या करते थे उसमें? एक मिनट, बाकियों से पूछते हैं। तारिक के अलावा कम पढ़ते हैं मुझे लगता है। आप बताएं ना, आप तो थी नहीं मेरा ख्याल है। आप बहुत ही वो किसी किसी में आती है, आप आई थी मेरा ख्याल है ना। तो बताएं ब्रांच प्रेडिक्शन। हाँ, याद ही नहीं है, पूरी क्लास ली थी, कुछ तो दिन में होगा। चलें, आपको याद है? किसको? ये प्रेडिक्ट करना कि ब्रांच होगी या नहीं होगी, और उसकी बेस पे अगली को अगर हो गई तो एड्रेस चाहिए। तो दो टेक्निक्स हमने देखी थी, ब्रांच हिस्ट्री टेबल और ब्रांच टारगेट बफर। दोनों में क्या फ़र्क था? किस में क्या करते थे? थोड़ा उल्टा कहेंगे मुझे लगता है। और ब्रांच प्रेडिक्ट कैसे की थी हमने कि होगी या नहीं होगी? सर हमने एक इंस्ट्रक्शन अगर एक बार प्रेडिक्शन सही होती थी तो अगर गलत हो जाती थी तो हम भी वही रखते थे कि क्या पता अभी कि वो सही हो, प्रेडिक्शन वैसे ही साबित हो। अगर वो भी गलत हो जाती थी तो हम अपना इरादा बदल देते थे। तो कुछ याद है, यानी कि 2 बिट वाला ब्रांच प्रेडिक्टर आपको याद है। सिंगल बिट वाला अगर हो तो वो यही होगा कि जो लास्ट टाइम हुआ है या उसी को प्रेडिक्ट कर दें। 2 बिट वाला अगर रखें तो हम ये कहेंगे कि अगर 2 लगातार दफ़ा हमारी प्रेडिक्शन गलत हुई तो चेंज करेंगे, एक दफ़ा में चेंज नहीं करेंगे। और उसकी वजह ये थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल लूप है, तो लूप में आप अगर यही प्रेडिक्शन रखें कि हमेशा जंप बैक करेगा, तो वो एक दफ़ा गलत हो भी जाए तो उस पर प्रेडिक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा जब आप लूप में एंटर होंगे तो दोबारा वो बार बार लूप ही एग्जीक्यूट होगा। आखिर में जब कंडीशन ट्रू होगी तब निकलेगा। तो इट मेक सेंस कि आप ये करें। और उसकी बेस पे अगर 2 बिट का जो प्रेडिक्टर बना था, वो 2 बिट्स जाएंगी कहाँ पर? वो यानी 2 बिट्स है ना, स्टेट है कि भाई लास्ट टाइम क्या प्रेडिक्ट किया था, वो हम रखेंगे कहाँ पर? ब्रांच हिस्ट्री टेबल में। हमने पहले पढ़ा था ब्रांच हिस्ट्री टेबल में हम वही 2 बिट्स स्टोर कर देंगे फॉर एवरी ब्रांच। मगर एवरी ब्रांच के लिए तो हम नहीं कर सकते, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ब्रांच चल रही है? जो पीसी का इंडेक्स पीसी है, उसकी कुछ बिट्स को एज एन इंडेक्स यूज़ कर लेंगे। हमने ये कहा था कि हम देखेंगे कि जो भी प्रोग्राम काउंटर चल रहा है, अगर एक दफ़ा ब्रांच आई तो वो किसी खास प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू पे होगी, तो उसी की लोअर बिट्स को एज एन इंडेक्स यूज़ करके आपने ब्रांच हिस्ट्री टेबल की डायरेक्टली मैप, यानी जिस तरह हम करते थे ना, उस जगह पर लिखवा दिया। और अगली दफ़ा जब वही एड्रेस आएगा तो हम वहाँ से प्रेडिक्शन निकालेंगे इंडेक्स को यूज़ करते हुए, लेकिन साथ ही चेक भी करेंगे कि असल में ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आई थी या नहीं आई थी। अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन नहीं आई थी, उसके बजाय कोई और इंस्ट्रक्शन थी, तो हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन थी तो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ब्रांच टारगेट बफर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? ब्रांच हिस्ट्री टेबल अगर हमने एक सोल्यूशन बना लिया था तो उसमें क्या कमी थी दैट लेड टू ब्रांच टारगेट बफर? एक स्पेसिफिक मसला था जो हमें, जिसकी वजह से हम ब्रांच टारगेट बफर पे गए। वापस उस जगह पे क्या मतलब? जहाँ से हमने ब्रांच ली थी तो उसी को स्टोर करने के लिए ब्रांच हिस्ट्री बफर का यूज़ किया। अब तुम्हें ये याद है कि उसमें कुछ स्टोर किया था, तो अब बाकी का तुक्का मारने की कोशिश कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है।
बेसिकली मसला ये था कि ब्रांच हिस्ट्री टेबल आपको प्रिडिक्शन देता है कि ब्रांच होगी या नहीं होगी, टारगेट एड्रेस नहीं देता कि जाना किधर है। ठीक है, जाना किधर है उसके लिए आप पीसी के अंदर ऑफसेट ऐड करते हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शन में आ रहा होता है। ठीक है, और उस वक्त तक आपकी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की कई स्टेजेस गुजर गई होती हैं, तो दरमियान में जो इंस्ट्रक्शंस हैं या तो वेट करेंगी या किल करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा हो कि अगर हम शुरू में ही अंदाज़ा लगा सकें कि जाना किधर है। तो ब्रांच टारगेट बफर हमें ये अलाउ कर देता था कि हमें इंस्ट्रक्शन फैच के टाइम पर ही पता चल गया कि इसने जाना किधर है। ठीक है, और वो हमने क्या किया कि अगर उधर ब्रांच आई थी तो उसका पीसी भी सेव कर लिया, जहाँ पर वो टारगेट होती थी वो भी सेव कर लिया। तो जब भी पीसी चलेगा हम साथ चेक करेंगे कि अच्छा ये पीसी सेव्ड है, उसका टारगेट क्या था, उधर जंप कर जाओ। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगे। तो हमें यानी इंस्ट्रक्शन फैच के दूसरे साइकिल में ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट एड्रेस क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पीसी क्या होना चाहिए। ठीक है, आइडियली अगर हम साथ साथ वो कोड करते जा रहे होते अपना प्रोसेसर, तो उसके अंदर एक फीचर जो हम पढ़े हैं वो डालते जाते, तो ये बड़ा मज़ेदार सा कोर्स बन जाना था। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था कोर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ है जो हम कवर करें। तो मे भी अगर हम इसको 2 कोर्सेज में तोड़ दें ना एक कोर्स में लेकिन वो हो सारे अप्लाइड कोर्स के जिसमें आप साथ साथ बनाते जाए। ठीक है, लेकिन यह है कि ये शौकिया काम किया जा सकता है, पर वो चिंगारी लगा नहीं पा रहा मैं कि जिससे वो आपके अंदर शौक का वो शोला जलना शुरू हो। तो कोशिश तो कर रहे हैं एक्स्ट्रा लैब्स वगैरह रख के कि वो हो जाए, लेकिन वो काफ़ी पक्का सेट हुआ दिमाग में कि बस किसी तरह पास होके निकालो और आगे जो ये वाला जो चक्कर है ना, इससे ज़रा निकले, जस्ट स्टार्ट टू एंजॉय दिस थिंग। ओके जी, ब्रांच हिस्ट्री टेबल, ब्रांच टारगेट बफर हमने किया था, और उसके बाद हमने आखिर में 2 और चीज़ें की थी। एक हमने किया था रिटर्न एड्रेस स्टैक। ये क्या था, कुछ याद है? स्टैक भी एक बीच में लीफो किस लिए था? पुश पॉप तो उसमें होता है, लेकिन क्यों था, हमने किस मकसद के लिए किया? हाँ, रिटर्न एड्रेस स्टैक नाम है तो ऑब्वियसली रिटर्न एड्रेस होगा। किसका रिटर्न एड्रेस, किस चीज़ का एड्रेस? रिटर्न एड्रेस क्या मतलब? वापसी का एड्रेस, वापसी का पता, क्या घर जाने का एड्रेस वापस लिया कि भाई पता है, हाउस नंबर लेके जाए, भूल जाएगा नहीं तो है सॉर्ट ऑफ। लेकिन फंक्शन जो रिटर्न करता है, जब हम एक फंक्शन कॉल करते हैं और फंक्शन से रिटर्न करके जिस जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो जहाँ से कॉल हुआ वहीं पे वापस जाते हैं, और जिसके लिए हमने जंप एंड लिंक और जंप रजिस्टर 2 इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। तो वो जो फंक्शन रिटर्न है वो हर दफ़ा फ़र्क ही होगा, क्योंकि डिफरेंट जगहों से फंक्शन कॉल होगा और कई दफ़ा नेस्टेड कॉल्स होती हैं। तो एक फंक्शन, एक मेन जो है उसने एक फंक्शन को कॉल किया, उसमें साइन कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसने मैथ डॉट एच में से साइन की कैलकुलेट करने वाला किया, साइन का कैलकुलेट करने वाले ने आगे कोई और चीज़ कैलकुलेट की। ठीक है, तो आपके फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, इस तरह से कॉल हो जाते होते। तो उसके लिए जो सबसे आखिर में कॉल होता है वो सबसे पहले रिटर्न होता है। ठीक है, तो यार थोड़ा याद रखा करें, स्पेशली वजह याद रखें। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा कि मैं ब्रांच टारगेट बफर पे क्यों गया था। ठीक है, अगर आपको वजह याद होगी ना तो डिटेल्स आप ऑटोमेटिकली ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, आपको मसला नहीं होगा। आपको वजह मैं हर दफ़ा बताता हूँ, यानी कि रिटर्न एड्रेस टैग के मुतालिक मैंने पूछा कि ये क्यों किया था। ठीक है, या आपको उसका क्यों क्लियर हो जाता है ना, क्यों किया था, क्योंकि फंक्शन कॉल रिटर्न में एक स्पेसिफिक पैटर्न आ रहा है कि जब भी कॉल करते हैं, अगर मैंने एक फंक्शन ने दूसरा कॉल किया, दूसरे ने तीसरा, तीसरे ने चौथा, तो सबसे पहले चौथा रिटर्न होगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो वापस आने वाला एड्रेस है वो स्टैक वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है कि जो सबसे आखिर में हमने पुश किया है वो सबसे पहले पॉप करना है, लीफो है वो। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो इसलिए हम ये छोटा सा स्टैक भी लगाते हैं। ठीक है, जो ब्रांच हिस्ट्री टेबल है
वो बिल्कुल प्रिडिक्शन को हैंडल कर रहा था। तो प्रिडिक्शन क्योंकि एड्रेस नहीं दे रही थी, तो एड्रेस निकालने के लिए ब्रांच टारगेट बफर किया था कि वो पाइपलाइन के जो बहुत साइकिल बीच में निकल जाएंगे जब तक एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेट हो। तो ये वाला ये चीज़ें याद रखने वाली थी, क्योंकि कई दफ़ा मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू उससे मैं ये कह रहा हूँ। एक ये कि आपको कंसेप्चुअली ये चीज़ें क्लियर हो, दूसरा ये भी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई चीज़ें होती हैं जिनमें से ऐसे सवाल बनते हैं कि जो मेरा जो चेक मैं कर रहा होता हूँ वो ये कि आपको वजह समझ आई हुई है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा या ऐसा वो दे दूंगा क्वेश्चन जिसमें अगर आपको वो वजह समझ आई हुई कि हमने भी क्यों ब्रांच, मैं हो सकता है सिंपल पूछ लूँ, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा वो इसी किस्म का आएगा कि वही ब्रांच टारगेट बफर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी जब ब्रांच हिस्ट्री टेबल था। तो वहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि आप मुझे कहेंगे कि यार ब्रांच हिस्ट्री टेबल तो सिर्फ प्रेडिक्शन करता है, एड्रेस नहीं बताता, एड्रेस निकालने में फिर अगर आपकी पाइपलाइन बड़ी है तो ज़्यादा साइकिल लग जाते। तो वाई नॉट ब्रांच हिस्ट्री टेबल अलाउ कर देता है कि शुरू में ही आपको एड्रेस दे दे। ठीक है, तो ये दो लाइनें जो हैं वो आपके नंबर्स भी टिक कर देंगी और आपका कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाएगा। ओके, सो और आखिर में हमने ये किया था जब आप लोगों की बस हो गई थी कि लोड और स्टोर में हमने कहा था कि जिस तरह की ब्रांच वाली चीज़ें जो थी ये कंट्रोल हैजर्ड्स को डील कर रही थी, इसी तरह डाटा हैजर्ड्स जो हैं कि उनको भी हमने डील करना है। तो उसमें एक स्पेसिफिक हैजर्ड है जो मेमोरी के ऊपर आएगा कि अगर मैंने कोई किसी लोकेशन पर लिखवाया और उसके बाद पढ़ा, तो स्टोर के बाद अगर लोड किया, तो अगर वो स्टोर अभी नहीं हुआ तो लोड को इंतज़ार करना चाहिए। एक तो ये सिंपल सा सलूशन हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये तो दो बातें मैंने जो इम्पोर्टेंट की थी। पहली ये चीज़ कि ये आप मैं तीसरी चौथी दफ़ा इस कोर्स में रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोसेसर को चलता रहने में अगर आपने स्टोर की इंस्ट्रक्शन आई है तो स्टोर में आपने कहा कि भाई ये एड्रेस है, ये डाटा है, मेमोरी की इस जगह पर लिखवा दें, या आपने अगर मेमोरी कंट्रोलर को दे दिया तो प्रोसेसर को रुकने की ज़रूरत बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, प्रोसेसर अगली इंस्ट्रक्शंस रन कर सकता है। ठीक है, लोड के केस में प्रोसेसर क्या ही ये रहा है कि मुझे इस इंस्ट्रक्शन से डाटा चाहिए। ठीक है, तो अगर वो वाला डाटा आप तक नहीं पहुंचा तो आपकी वो वाली इंस्ट्रक्शन तो रुक गई। ठीक है, सुपर स्केलर है तो कोई और इंस्ट्रक्शन चल जाएगी, लेकिन जो जो इंस्ट्रक्शन उस पर डिपेंडेंट है वो भी आगे रुक जाएगी। ठीक, तो इसकी वजह से बात का हम राइट्स को कहते हैं कि राइट्स पोस्टेड राइट्स हैं। ठीक है, आप उसको पोस्ट कर दें, जिस तरह हम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते हैं ख़त, तो उसमें एड्रेस भी लिखा होता है, अंदर डाटा भी पड़ा होता है। ठीक है, तो हम फिर वापस आ जाते हैं तो हमें ये परवाह नहीं होती कि अच्छा वो पहुंच जाएगा खुद ही खत। ठीक है, तो इसी तरह राइट्स भी जो है वो पोस्टेड हैं कि आपने उसको मेमोरी कंट्रोलर को दिया, अब आप बेफिक्र होकर वापस आ गए, अनलेस कि उसी एड्रेस से मैंने दोबारा रीड करना है। ठीक, तो पोस्टेड राइट्स होने की वजह से हमारे अंदर ये टेंडेंसी है कि हम राइट्स के ऊपर रीड्स को प्रेफर कर सकें, लोड को हम किसी तरह प्रायोरिटाइज कर सकें ओवर रीड, और जो कि अमूमन हम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कैच यही होता है कि जो राइट है वो अगर उसी एड्रेस पे हो रहा हुआ जिस पे रीड हो रहा है तो तब मुझे इंतज़ार करना है। ठीक, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो स्पेकुलेटिव स्टोर बफर है वो यही काम कर रहा होता है कि आप उसमें क्या करते हैं कि आप कैश में लिखवाने से पहले इस बफर में लिखवा देते हैं और इस बफर के अंदर से एक एक करके कैश में लिखा जाता है। उसमें भी आप जब आपकी स्टोर की इंस्ट्रक्शन आती है आप उसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक आप कह देते हैं कि उसका एड्रेस फेज़ है, एक उसको कहते हैं कि डाटा फेज़ है। तो इस स्टोर बफर में एड्रेस वाला फेज़ एड्रेस लिखवा देता है शुरू में ही, क्योंकि एड्रेस जैसे ही कैलकुलेट हुआ, और फिर उसके बाद डाटा वाला जो है वो डाटा लिखवा देता है। और इसको हम कहते हैं कि ये स्पेकुलेटिवली एग्जीक्यूट हो गया, कि हम कह रहे हैं कि यार ठीक है इसमें मोस्ट लाइकली कोई मसला नहीं आएगा स्पेकुलेटिव की बिट 1 की। स्पेकुलेटिव की बिट 1 करने का मतलब है कि जब तक कमिट नहीं हुआ तब तक हमने इधर स्पेकुलेटिव की बिट 1 की। जब कमिट हो गया तो इसका मतलब है असल में कैश में लिखा गया, अब इधर से इसको ख़त्म कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कमिट हम इन ऑर्डर कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है कि स्टोर स्प्लिट स्टोर एड्रेस एंड डाटा इनटू माइक्रो ऑप्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑप्स का लफ्ज़ अक्सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज़ होता है। माइक्रो ऑप का भी यूज़ होता है, मैक्रो ऑप का भी यूज़ होता है। ठीक है, सो माइक्रो ऑप का होता है कि आप एक इंस्ट्रक्शन को अगर छोटे ऑपरेशंस में तोड़ दें। ठीक है,
तो उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑप्स। दो हिस्सों में तोड़ने के बाद का फ़ायदे होते हैं कि आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपको एड्रेस नोन है, आप एड्रेस और डाटा इसको समझो दो इंस्ट्रक्शन में आपने तोड़ दिया, तो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो चल पड़ी, दूसरी इंस्ट्रक्शन का जब नंबर आएगा चलेगी तो आपकी डिपेंडेंस खत्म हो। इसी तरह मैक्रो ऑप इसके ऑपोजिट होता है, जो इधर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। मैक्रो ऑप ये होता है कि कई दफ़ा आप जब हार्डवेयर को तेज़ करना चाह रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैं 2-3 इंस्ट्रक्शन जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाली है उनको मिलाकर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन बना दूँ, ठीक है। यानी कि आपको पीछे से तो 3 इंस्ट्रक्शन आई, लेकिन हार्डवेयर खुद देख रहा है कि यार ये तो वो वाला सीक्वेंस आ गया जिसको मैं इकट्ठा एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो वो 2-3 को कंबाइन कर देता है, तो उसको हम कहते हैं मैक्रो ऑप, ठीक है। तो ये दोनों हार्डवेयर डिज़ाइन में यूज़ होती हैं, तो अगर कभी ये टर्म यूज़ हो तो आपको पता होना। एनीवे, तो स्टोर को हमने स्प्लिट किया, स्टोर एड्रेस और स्टोर डाटा में, और जो स्टोर जो है एड्रेस वो टैग लिखवा देता है, डाटा लिखवा देता है, और जब आपकी एड्रेस और डाटा अवेलेबल हो तो उसमें भी ओल्डेस्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि वो सीक्वेंस में चलेंगे। जो स्टोर बफर है उसमें जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन आएगी वो पहले चलेगी, दूसरी जो है वो दूसरी चलेगी, ठीक। तो और जैसे ही वो डाटा असल में आपने लिखवा दिया तो आप स्पेकुलेटिव बिट को क्लियर कर देंगे। अगर आपको लगे कि कोई मसला आ गया है तो जो उसके बाद वाले स्पेकुलेटिव स्टोर हुए हैं आप उनको किल कर देंगे, और किल करने का तरीका क्या है कि आप वैलिड की बिट को ही क्लियर कर दें, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ स्टोर बफर्स बेसिकली वर्क, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये हमने लास्ट टाइम भी किया था कि अगर, क्योंकि अब इसका अंदर जब भी स्टोर होता है तो स्पेकुलेटिव स्टोर बफर में जाता है और उसके बाद कैश में आता है, ठीक है। तो अब अगर कहीं पे लोड आ गया तो लोड को कैश से भी डाटा चेक करना है, लेकिन अगर स्पेकुलेटिव स्टोर बफर में मिल गया तो किसको उड़ाना है? बफर से उड़ाना है, बिकॉज बफर में मोर रिसेंट डाटा है, ठीक है। तो मेरी अगर अभी स्टोर की कमांड आई है, लोड की कमांड आई है और उससे पहले स्टोर की आई थी, तो इसका मतलब है कि जो सबसे करीब तरीन मेरा स्टोर था उसको मैंने देख लिया। और दूसरा हमने कहा था अगर स्टोर बफर में भी एक से ज़्यादा दफ़ा वो वाला स्टोर पड़ा हुआ है तो उसमें से कौन सा उठाना है? जो बाद में स्टोर हुआ है, जो यंगेस्ट है, ठीक है, जो बाद में सबसे आखिर में स्टोर हुआ है। क्योंकि आपने जिस तरह हम इंस्ट्रक्शन लिखते थे तो जो अगर मैंने कहा कि यार मेमोरी की एड्रेस नंबर 4 पे 100 लिखवा दो और उससे अगली इंस्ट्रक्शन पे लोड किया है, तो मैं वो 100 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चाहे उससे थोड़ी देर पहले मैंने 200 लिखवाया उस पर, लेकिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मैंने तरतीब से लिखा है तो मैंने तो स्टोर अभी 100 कराया था तो अब 100 ही मिलना चाहिए ना। तो प्रोग्राम इस हिसाब से अज्यूम कर रहा होता है कि यार चीज़ें तरतीब से चल रही हैं, तो तरतीब में जो आखिरी आया, ठीक है। अच्छा, सो अब मसला ये इसके अंदर ये भी 2-3 दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हुए हैं डिफरेंट स्टेजेस पे कि कब हम स्टोर के बाद लोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो स्टोर लोड नहीं जब थे तो तब हम चेक करते थे कि यार इसका सोर्स उसके डेस्टिनेशन से मैच कर रहा है कि नहीं, तो हम रजिस्टर नंबर चेक कर लेते थे। इधर हमें नज़र आ रहा है कि रजिस्टर नंबर तो फ़र्क है, X2 जो है वो कोई और है, X4 कोई और है। तो क्या हम इसको, इसका मतलब ये दो इंडिपेंडेंट हैं या क्या इसका मतलब है कि इन पर डिपेंडेंस हो सकती है? अगर क्या हो, अगर X2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है या उसमें जो ऑफसेट ऐड होता है उसके बाद जो वैल्यू बनती है वो वही बन जाए जो X4 के अंदर वैल्यू बने, तो इसका मतलब है कि आप सेम एड्रेस पे स्टोर कर रहे हैं और सेम एड्रेस पे। तो हमारा असल में जो प्रॉब्लम है कि सेम एड्रेस पे लोड स्टोर अगर हो रहा है तो तब इसका अंदर डिपेंडेंस है, तब लोड को वेट करना चाहिए पीछे वाले स्टोर का, ठीक है। सो एक तो सबसे जो उसका कंजर्वेटिव तरीका है कि आप तरतीब से चलाएं चीज़ों को, आप कहेंगे यार मैं अलाउ ही नहीं करता बेतरतीबी, ठीक है। तो आपके लोड और स्टोर जो हैं वो उस वक्त तक रीऑर्डर बफर से निकले ही ना जब तक आप कहेंगे पीछे वाली लोड और स्टोर कंप्लीट हो चुकी है, तो आप कंप्लीशन का इंतज़ार करें, ठीक है। तो एक तो ये बन जाता है, ठीक है। लेकिन स्टिल आपके लोड और स्टोर जो है बाकी इंस्ट्रक्शन से आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे से नहीं जा सकते। तो रीऑर्डर बफर में अगर कोई लोड पड़ा है या स्टोर पड़ा है तो तब आप उसका इंतज़ार करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक। तो उसके लिए आपको कोई हार्डवेयर चाहिए जो कि इस ऑर्डरिंग को किसी तरह मेंटेन कर रहा हो, ठीक है। तो ये तो हो गया सबसे सिंपलेस्ट तरीका कि आप हार्डवेयर में किसी तरह मेक श्योर करें कि भाई हम होड़ ही नहीं देते लोड को स्टोर से पहले, या कहते हैं हम सारे लोड स्टोर को तरतीब से ही करेंगे। अब इसकी ऑब्वियसली एक कॉस्ट है कि जो
हो सकता है वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हो, आपने फ्री में रोके रखा, ठीक है, रोके रखा तो उस लोड पर डिपेंडेंट जो इंस्ट्रक्शंस थी वो भी रुक गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारी टेंडेंसी है कि किसी तरह ये वाला इसको रिजॉल्व किया जाए और किसी तरह हम चला दें, ठीक है। सो उसमें जो कंजर्वेटिव अप्रोच है वो ये है कि जब हमें एड्रेस पता चल जाए कि ये दोनों का सेम नहीं है तो तब हम एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी लोड आया तो आपने स्टोर को, जो हमने स्पेकुलेटिव स्टोर बफर रखा था, उसके तमाम एड्रेसेस से जाकर मैच किया कि यार किसी से मैच तो नहीं करता। अगर मैच करता है तो इसका मतलब है कि पीछे कोई स्टोर पेंडिंग है, तो आप इंतज़ार कर लो, ठीक है। अगर नहीं मैच करता तो फिर जाने दो, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको कंपैरेटर लगाने पड़ेंगे। एड्रेस आजकल जो है वो मतलब वैसे 32 बिट के पहले होते थे, अब 48 बिट का, 52 बिट का ये भी एड्रेसेस चल रही हैं, ठीक है। जो मॉडर्न प्रोसेसर हैं उनमें एड्रेस बढ़ गए हुए, 32 बिट में 2 GB तक होती थी, अब रैम्स हमारी बढ़ गई हैं, ठीक है। हार्ड ड्राइव उससे भी बढ़ गई है। तो अब हमारे यानी आपके जो नए स्टैंडर्ड हैं RISC-V के, उसमें 48 बिट 52 बिट यहाँ तक भी एड्रेसेस जाते हैं, ठीक है। तो उन पूरी का कंपैरेटर बनाना जो है और वो फिर हर एक को हर एक के साथ कंपेयर करने में थोड़ा सा हार्डवेयर ग्रो करेगा कि यार बहुत सारे क्योंकि कंपैरेटर लगाने, एक पे इतना मसला नहीं है। अगर इक्वालिटी कंपैरेटर हो तो वो तो हमने देखा था कि वो सबको XOR करके आखिर में एंड करते हैं, लेकिन क्योंकि करने भी ज़्यादा हैं तो आप हार्डवेयर कॉस्ट को थोड़ा सा ये बचा सकते हैं कि आप पार्शियल कंजर्वेटिव चेक कर लें कि अमूमन ऊपर की बिट तो फिर भी सेम हो सकती है, नीचे की बिट सिर्फ चेक कर लें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इनिशियल 12 बिट चेक कर लें, ठीक है। अब उससे आपका वो कहाँ पर 48 बिट थी, कहाँ पर 12 बिट है, तो ये कंपैरेटर छोटा हो गया, ठीक है। नुकसान क्या हुआ कि हो सकता है कि ऊपर की बिट्स फ़र्क हों लेकिन फिर भी आपको ये कहने नहीं ये बराबर है, तो उससे क्या होगा, हार्डवेयर में ये मसला नहीं होगा कि चीज़ सही चलेगी नहीं, मसला सिर्फ ये होगा कि दोनों बराबर नहीं भी थे फिर भी आप रुक गए, ठीक है। तो हम रोक ही रहे हैं ना, यानी हम क्या करेंगे, मेरा लोड का एड्रेस अगर पिछले वाले स्टोर से मैच करता है तो रुक जाओ। तो अगर मैंने 12 बिट कंपेयर किए हैं तो पिछले वाले स्टोर से गलत मैच हो गया तो फिर भी मैं रुक गया एहतियातन, ठीक है। तो किसी किसी केस में मैं गलत भी रुक जाऊंगा, लेकिन रुक जाऊंगा तो उससे रिजल्ट्स ख़राब नहीं होते, उससे सिर्फ चीज़ थोड़ी सी स्लो डाउन हुई कि कुछ आपका हो गया, ठीक। सो ये अब जिस तरह MIPS 10 के में इस किस्म की 16 एंट्री एड्रेस क्यू है और उसमें ये चीज़ चल रही, ठीक है। और फिर सबसे आखिरी चीज़ ये है कि आप कहेंगे यार अज्यूम कर लो कि दोनों बराबर नहीं है और चला दो बस, ठीक है। और चलाते चलाते जब आपको थोड़ी देर बाद अगर पता चल गया कि ये बराबर है, इसका वालेकुम, तो फिर पीछे वाली एंट्रीज को स्क्वाश कर दो, किल कर दो कि नहीं ठीक है ये तो गलती हो, ठीक। अब इसमें सिर्फ ये है कि आपको जो पेनल्टी पड़ेगी, सो इसका मतलब है कि आपको उनको अनकमिटेड स्टोर्स को आप एग्जीक्यूट कर देते हैं लेकिन फिर किल कर देते हैं, ठीक है, बाद में। तो लेकिन उसके लिए फिर आपको जो एड्रेस जब गलत हो जाए तो फिर उसकी काफ़ी बड़ी पेनल्टी पड़ती है, ठीक। सो इसमें भी है ये, वैसे जो इसमें येलो स्लाइड इनकी, क्योंकि इनका 152 252 दोनों चल रहे थे, 252 मास्टर्स का 152 बैचलर्स का इकट्ठा कोर्स होता है, तो ये वैसे तो 252 की स्लाइड है लेकिन बेसिकली इसका आइडिया बड़ा सिंपल था। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप ये भी कर रही हैं जो आखिरी वाली अप्रोच है जिसमें आप बीच में किल करते हैं, तो क्योंकि आपको पेनल्टी पड़ती है तो आप ये कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा बिट रख सकते हैं कि एक दफ़ा वो पेनल्टी पड़ी तो मैं उस बिट को जाके 1 कर दूंगा कि यार ये वाला जो एड्रेस, ये वाला जो स्टोर है ना, ये लोड से मैच हुआ करता है, ठीक है। तो जब मैं अगली दफ़ा आऊँगा तो फिर आप वेट करेंगे, ठीक है। तो यानी वो वाला स्पेसिफिक अगर लोड आएगा तो आप पिछले स्टोर का वेट करेंगे कि यार इस एक दफ़ा इस पर मुझे फकी पड़ चुकी है तो अगली दफ़ा मैं करूं, लेकिन आपको कोई तरीका चाहिए कि वो बाद में उन बिट्स को क्लियर भी कर सकें। सेट आप तब करेंगे जब एक दफ़ा आपको वो एक्स्ट्रा ओवरहेड पड़ गया कि यार ठीक है ये गलत बटन था, तो लेकिन कुछ बिट्स एक्स्ट्रा। ओके, सो समहाउ मैंने जो 10 मिनट में कवर करना था वो आधे घंटे में हो गया। 10 मिनट आप लोग लेट आए, बल्कि लेट आए ही नहीं, 10 मिनट वेट करते रहे, कोई आया नहीं। तो आज लेट क्यों हो गए भैया? बासित नमाज पे डाल दो नमाज फजर पढ़ के सोते ही हैं यार, नहीं वैसे नहीं सोते।
आज डिफरेंट है। चलो गुड। अभी तक नहीं सही हुई। और रमीज़ का ये होगा कि मैं जो है वो सिक्के पे पाँव रख के खड़ा था, वो वाला, वो जो पुराना घिसा बेटा लतीफ़ा नहीं है कि मेरा एक कहता है मेरा सिक्का घूम गया था, दूसरा कहता है मैं उस पर पाँव रख के खड़ा था, इस वजह से लोग। तो रमीज़ तुमने आना इकट्ठा ही होता है तुम लोगों ने। बड़े हो गए आप, अकेले भी आ सकते हो नहीं? हाँ, एक ही बाइक है तो कितना दूर से आते हो? इधर से आते हो यार। अच्छा, वो वैसे मतलब मुझे नहीं पता था पूरे पिंडी में एक ही बाइक है बाइकिया वालों के पास। नहीं, मैंने कहा बाइकिया एक ही है पूरी पिंडी में। थोड़े से जेब ढीली कर लेते हैं यार जब क्लास निकल रही होती है, कोई बात नहीं। और वहाँ से वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है। ये तरामड़ी की तरफ, तरामड़ी आती नहीं है वहाँ से? बर्मा से तो अंदर ही रास्ता भी है मेरा ख्याल है। मैं 20-1 मिनट में पहुँच सकते हो गए नहीं? नहीं, बाहरों बाहर 6-7 किलोमीटर होगा, लेकिन अंदरों अंदर ही जो है 2-3। हाँ, आज भी चीट डे किया है कहो ना, किसी दिन दूसरी साइड से चीट कर। चलो ओके, बहरहाल कमिंग बैक। सो जी, कोर्स कितना रहता है? मेरा ख्याल है कि 70% हो गया। हाँ, 30% के करीब हम 2-3 और टॉपिक्स, मेजर टॉपिक है। मल्टी थ्रेडिंग है, इसके बाद ये VLAW आज करेंगे, फिर मल्टी थ्रेडिंग है, फिर वेक्टर प्रोसेसर है, उसके बाद कैश कोहेरेंस है। बस सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? ठीक है, और क्लास में आना है और कोशिश करना है समझने की, ठीक है? तो इंशाल्लाह जो है कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी आप जिस तरह VLAW देखेंगे तो है बड़ा सिंपल सा सादा सी कॉन्सेप्ट, ठीक है? ओके, सो अब जो हमने पढ़ लिए सुपर स्केलर, जो पिछले टॉपिक्स में हमने कवर कर लिया, उनमें एक मसला ये है कि जो उसकी कंट्रोल लॉजिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में इशू करते हैं, जो कि हम करते हैं, तो एक हमारी चीज़ होगी इशू विड्थ, फिर टोटल जो मेरे रीऑर्डर बफर की एंट्रीज़ हैं उनकी लेंथ कोई बन गई, जो भी आपकी लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन का हो गया। तो अब आपको जो नई इंस्ट्रक्शन आती है उसको पिछली तमाम इंस्ट्रक्शंस के साथ चेक करना पड़ता है ना, कि कोई मसला तो नहीं आ रहा, या ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है अपने रिज़ल्ट को, और वो हर एंट्री अपडेट होती है। तो हर जगह पे कंपैरेटर लगता है। टॉमस उलो में हमने क्या किया था कि हम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हर जगह पे जाकर कंपैरेटर लग जाता है, ठीक है? स्कोर बोर्ड में हम सारों से चेक करते थे। तो ये जो कंट्रोल फ्लो है ना, ये आपके पास इसकी विड्थ इनटू लेंथ बनी, और वो उसकी अपनी विड्थ है जिसने इसके साथ कंपेयर होना है। तो ये तकरीबन W³ बन गया, यानी कि W इंटू L कह लेंगे, विड्थ इंटू लेंथ। आप लोगों ने ये डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा हुआ है? उसमें आपने शायद ये पढ़ा होगा, एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी का एक टॉपिक शायद पढ़ा हो, बिग ओ नोटेशन पढ़ी हुई है, ठीक है? तो हम जनरली देख रहे होते हैं ना कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह ग्रो कर रही है। तो ये क्यूबिक ग्रोथ हो रही है इधर, ठीक है? विच इज़ वेरी लार्ज। अगर आप एक्चुअल में आपने कुछ प्रोग्राम रन करके देखे हो, तो इस केस में हम प्रोग्राम तो नहीं रन कर रहे, हम हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बना रहे हैं, तो उतना हार्डवेयर हम बना रहे हैं, ठीक है? सो दोनों केस में हमारे पास ये तकरीबन W² से बड़ी तकरीबन W³ के ऑर्डर पे जा रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है जो कि आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोसेसर है, और उसको माइक्रोस्कोप पे जो आपने रख के देखा हुआ है कि कौन सी चीज़ पे क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो आपने फ्लोर प्लानिंग क्या की हुई है उसकी, ये वो है। तो इसके फ्लोर प्लान में ये जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है वाइट बाउंड्री वाला, ये सारा जो है ये कंट्रोल लॉजिक है, विच इज़ काइंड ऑफ मोर देन प्रॉब्ली 30% ऑफ द चिप, ठीक है? तो चिप का जो है वो 1/3 हिस्सा जो है तकरीबन वो सिर्फ कंट्रोल लॉजिक में ही गुजर गया। इसकी वजह से हमारे पास ये थोड़ा सा इंसेंटिव आता है कि यार किसी तरह हम अवॉइड नहीं कर सकते इसको,
ठीक है, क्या ये काम हम सॉफ्टवेयर में ना कर लें, ठीक है। कोई तो VLIW काइंड ऑफ ये करने की कोशिश करता है कि यार इसको किसी और तरीके से कान को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये वाला मसला हल हो जाए, ठीक है। सो जो अब हम थोड़ा सा बाहर निकल के देख रहे हैं, यानी कि अब हमें डिटेल से निकल के सुपर स्केलर की हम आते हैं तो मोटा मोटा कर क्या रहे थे हमने, एक हमारा प्रोग्राम था कोई जिसको हमने ऑपरेशंस में कन्वर्ट किया, उनकी आपस में डिपेंडेंस थी जो एरोस से शो हो रही है। तो डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन है और उनकी डिपेंडेंस है। उनकी डिपेंडेंस को देखते हुए आपका जब कंपाइलर प्रोग्राम करता है उसको, तो वो किसी ऑर्डर में उनको रख देता है कि सो दैट जो ऑप्टिमल ऑर्डर बनता हो उसके हिसाब से कि नीचे चलने के लिए बेहतर है। और आपकी वो इंस्ट्रक्शंस, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आप मेमोरी में लिखवा देते हैं, वो आपका प्रोग्राम बन जाता है जो जिसको हम .exe फाइल कहते हैं अपनी, यानी कि जब आप कंपाइल करते हैं किसी भी प्रोग्राम को तो एग्जीक्यूटेबल फाइल उससे बन जाती है, ठीक है। आप लोगों ने खैर सी नहीं पढ़ी हुई तो आप C++ तो आपकी एग्जी नहीं बनती होती है, आपकी जावा की कोई फाइल बनती होगी जो पीछे JVM पे चल रही होती है, लेकिन वो JVM वाली जो एग्जी है वो फिर भी नीचे एग्जीक्यूटेबल है, ठीक। अच्छा, सुपर स्केलर फिर क्या करता है कि जब हम उसे हार्डवेयर में देते हैं तो वो देखता है कि पैरेलल में क्या क्या हो सकता है। तो अब ये टाइम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हो तो हम पैरेलल में डिफरेंट ऑपरेशंस को स्केड्यूल कर देते हैं, ठीक है, और वो चीज़ें पैरेलल में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी काइंड ऑफ स्केड्यूल्ड एग्जीक्यूशन इस तरीके से चल रही होती है। अब जो आइडिया है VLIW का वो ये है कि किसी तरह ये काम सॉफ्टवेयर से किया जा सके। तो VLIW स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड, तो नाम से ही आपको समझ आ जाएगी किस तरह का है। इसका मतलब है कि जो एक इंस्ट्रक्शन है वही बहुत बड़ी सी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो कैसे बनाए, वो हम इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। वेरी लॉन्ग बल्कि था, सॉरी में लार्ज और लॉन्ग में दोनों का सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि हम कहते हैं कि भाई लेट से कि मेरे पास 2 इंटीजर यूनिट थे, ठीक है, जो आपका इंटीजर या सिंगल साइकिल जो भी ऑपरेशन थे वो करते थे। 2 लोड स्टोर यूनिट थे जो लेट से कि 3 साइकिल लेते थे, हर एक 3-3 साइकिल लेता था, और 2 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट थे जिसमें 4-4 साइकिल की लेटेंसी पड़ती थी। तो अब अगर हमें लेट्स अज्यूम कि हमें फिक्स लेटेंसी की ये पाइपलाइन है, ठीक है, ऑल्दो हमने देखा था कि बास केस में फिक्स नहीं भी होती, जिस तरह डिवाइडर जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट का वो अमूमन वेरिएबल लेटेंसी का होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर कौन सा है जिस नंबर को जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसके ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। सो लेट्स से कि ये आपके ऑपरेशन थे, तो हमने बजाय इसके कि ये सारी डिपेंडेंस एक दूसरे पे चेक करने के, हमने कहा कि यार आप जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग, थोड़ा लेट हो गए, ओके एक आए भी लेट है, मेरे साथ साथ वो डिस्टर्बेंस भी चाहिए, पता चले कि बंदा आया है कोई। मैंने तो आज आपको उठा के नहीं कहा था, आप तो शुरू से इधर बैठे। मैं इतने ठीक है, सारी गल्लां कर आए हैं पहले बाहर ही ओके। सो हम ये कह रहे थे कि अब एक हमने बड़ा सा इंस्ट्रक्शन वर्ड बना दिया और हमने क्या किया कि हम खुद पैक कर देंगे इसमें इंस्ट्रक्शंस। हम कहेंगे कि यार इस वाले यूनिट पे ये काम करो, ऑपरेशन 1, दूसरे वाले पे ये करो, तीसरे वाले पे ये करो, चौथे वाले पे ये करो, ठीक है। तो अब वो जो हमने सारी कंट्रोल में चेक करनी थी डिपेंडेंस, वो इसका मतलब है कि जिसने ये कोड लिखना है वो खुद रिजॉल्व करे। ऑब्वियसली कोड लिखने वाले का काम बढ़ गया, लेकिन हम कोड लिखने वाले पे नहीं छोड़ते, हम उसके लिए सॉफ्टवेयर लिख लेते हैं जिसको हम कंपाइलर कहते हैं, जो कंपाइल करके आपकी लेट से जो भी हायर लेवल लैंग्वेज से उठाकर इसकी एग्जीक्यूटेबल बनाएगा। तो इसकी एग्जीक्यूटेबल में वो क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इनको स्केड्यूल कर देगा, ठीक है। तो अब आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं जो एक बड़ी सी इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट सोचने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। सो हर स्लॉट जो है वो फिक्स्ड है कि इसने ये काम ही करना है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा काम नहीं मिलता जो आप उसमें कर सकते हैं तो आप इसको खाली छोड़ने देंगे, आप उधर नो ऑफ डाल देंगे, ठीक है। सो नो ऑफ डाल दिया तो वो हम कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और सो बेसिकली सॉफ्टवेयर का काम है कि अगर एक इंस्ट्रक्शन दूसरे पर डिपेंड कर रही है तो दोनों को पैरेलल में स्केड्यूल ना करें। यानी कि मैं अगर कोड लिख रहा हूँ तो मेरा काम है, ठीक है, तो मैं खुद वही चीज़ें स्केड्यूल करूँगा जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, ठीक।
सो अगर ये किया तो वो जो सारा कंट्रोल लॉजिक थी उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हार्डवेयर कह रहा है कि मैं नहीं कोई कंट्रोल लॉजिक बना रहा, तुसी आप ही देखो, ठीक है। तो उसने हमारे ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन जो है वो उस लिहाज से हार्डवेयर थोड़ा सिम्प्लीफाई हो गया, जो कंट्रोल की पेनल्टी हम कह रहे थे डब्ल्यू क्यूब में जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से VLAW काम करता है, ठीक है। जो शुरू की मशीन्स थी जिस तरह 76 में काइंड ऑफ एज एन अटैच्ड एरे प्रोसेसर के तौर पर ये शुरू में आया, और यानी मेन प्रोसेसर के साथ अगर आपने एरेज के ऊपर ऑपरेशन करने हैं तो ये एज अ को प्रोसेसर के तौर पर चल रहा था, ठीक है। और उसके लिए लोगों ने खुद हाथ से कोड करके ऑप्टिमाइज़ करके जो फास्ट चल सके उस पर कोड्स लिखे हुए। ये इवन 2000s तक भी ये वाला काम होता था कि हैंड कोड करने वाला, अभी भी शायद होता हो लेकिन अब कम है। लेकिन पहले तो ये काफ़ी सारी जॉब्स होती थी, उन्हें हम कहते थे पोर्टिंग के एक्सपर्ट्स होते थे वो लोग, ठीक है। तो आपने भी वासिफ से कोर्स नहीं शायद पढ़ा, ठीक है। तो वासिफ जो है वो इनिशियली वो पोर्टिंग का एक्सपर्ट भी था, ठीक है। तो वो अभी भी हमने कोई चीज़ तेज़ करवानी हो तो हम वासिफ से कहते हैं कि यार ये ज़रा स्लो चल रही है बताओ, तो वो कहता है कि अच्छा ये इंटेल की मशीन है तो इसके ऊपर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो वो कहेगा कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन ऑन किए कि नहीं, तो आप बेसिकली कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन में सिंपल कुछ फ्लैग्स ही चेंज करें तो चीज़ तेज़ हो जाती है, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये आखिरी स्टेप होता है कि आप कहेंगे नहीं यार ये वाला ऑपरेशन जो है ना ये मुझे खुद हाथ से कोड करना है असेंबली में, ठीक है। तो आप C++ में इनलाइन असेंबली लिख सकते हैं कि थोड़ा सा पीस ऑफ कोड आप असेंबली में लिख दें जो कि ज़्यादा फास्ट चलता हो, और बड़ा अमेजिंग काम इसमें हो सकते होते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, आप लोग अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो आप ज़रा सर्च कीजिएगा कोई इनलाइन असेंबली का ट्यूटोरियल और उसमें देखें कि कैसी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक। हाँ, वासिफ से आपने कोर्स नहीं पढ़ा, जो मेरे साथ बैठता है ना ऊपर, जब आप एक दो दफ़ा मेरे पास आए थे तो जो मेरे साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था वो वासिफ। उसका वैसे चैनल के ऊपर 2 कोर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर वाला भी, डाटा स्ट्रक्चर वाला भी, तो 2 कोर्स तो हैं कम से कम, शायद एक आध और भी हो, ठीक है। तो वो भी अपनी यानी डाटा स्ट्रक्चर्स अगर आप इम्प्रूव करना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, तो वही जो कहते हैं वो इस साइड के एक्सपर्ट। दूसरी जो मल्टी फ्लो ट्रेस है, इस पर ट्रेस स्केजुलिंग इम्प्लीमेंट हुई थी। ट्रेस स्केजुलिंग हम थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं, तो ये वो है, और इसके अंदर 28 ऑपरेशन इनटू 1K बिट वाइड इंस्ट्रक्शन, जो सही बहुत ही चौड़ी कर दी उस भाई ने, ठीक है। तो उसमें वो पैक करके यानी एक साइकिल में 28 ऑपरेशन हो सकते थे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अभी हम देखेंगे कि पैकिंग में जो मसाइल दरपेश होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। और जी यार तुमने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तुम कांस्टेंट घबराए रहते हो, ये घबराए रहने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ हाँ, तब से घबरा गया। बात तो सही है, ठीक, कोई बात नहीं, वो भी शायद घबराया ना हो, अब वो चला गया तो चला गया, ठीक है। वो एक क्या कहते हैं, मैं तफहीमुल कुरान का मुकदमा पढ़ा था। तफहीमुल कुरान का पता है आप लोगों को? मौलाना मदूदी एक गुजरे हैं, जमात इस्लामी के जो हेड थे, उन्होंने एक तफहीम लिखी है कुरान की तफसीर। तो उसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो कहते हैं कि यार मैं 10 पारूंगा तो लिख ली तफसीर, उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, तो फिर गवर्नमेंट ने ना मुझे नक्शे अमन में जेल में डाल दिया। जिस तरह ये खान को डाला हुआ है ना, तो एक नक्शे अमन होता है कि जी आप किसी को अंदर करना हो ना, आप कहते हैं यार इससे ख़तरा है कि ये बाहर हुआ तो ना कोई प्रॉब्लम ही होगा, तो कहते हैं मुझे मौका मिल गया तो मैंने बाकी की तफसीर जेल में बैठ के लिख दी। तो ये कोई बात नहीं, देखो जो आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसे हो जाए आप उन्हें कहें यार थोड़ा या प्रोग्रामिंग सीख लेना हुआ मैं, आप मुझे ज़रा इंटरनेट एक्सेस दे दें किसी तरह, ठीक है। बाज़ का क्लासेस भी होती हैं जेल्स में, तो आप उधर भी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये जो सारा मैंने आपको बताया कि जो पूरा कोर्स है ऑलमोस्ट वो ऑलरेडी वो 12 घंटे की वीडियो में भी कवर हुआ है, ठीक है। तो एक मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया था कि आप में से जिनको लग रहा है ना कि ज़रा मुश्किल है और तेज़ जा रहा है, आप उससे एक स्टेप आगे चले जाएँ, यानी कि जो आज के लेक्चर में कवर होना है वो आप जाकर एक थोड़ा सा पहले पढ़ाएं, ठीक है। वो आपको अद्धा बजद्दा जितना भी समझ आएगा ना,
तो जब आप क्लास में आएंगे तो सेकंड टाइम लिस्टिंग जो है ना उसमें अमेजिंगली बहुत सा चेंजेस आ चुकी होती हैं, ठीक है, आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाती है। अब आप फंस तो गई हैं, कोर्स तो ले लिया है, ठीक है, फीस दे दी है तो वाई नॉट फिर उसको अच्छे तरीके से पास करने की कोशिश करें, आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा हो। कमिंग बैक, सो ट्रेस तो हम बाद में पढ़ेंगे, और इसी तरह जो 1987 का जो है 7 ऑपरेशंस 256 बिट की इंस्ट्रक्शन में उन्होंने किए जाते थे। रोटेटिंग रजिस्टर फाइल भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे जाके आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा ख्याल है आजकल मशीन लर्निंग वगैरह में भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, सो अब जो अहम चीज़ है, जो क्रक्स है, कि ये समझ तो आ गई कि हम इंस्ट्रक्शंस खुद पैरेलल में स्केड्यूल करेंगे, लेकिन इसमें मसाइल क्या आते हैं। अब आपने जो VLW का कंपाइलर है जिसने आपके C कोड को उठाकर इसमें फिट इन करना है या आपने बाय हैंड करना है, तो उसने एक तो मैक्सिमाइज करना है कि पैरेलल में चीज़ें चल सकें, ठीक है, और आपका ये ना हो कि कोई डाटा हैजर्ड आए कि एक इंस्ट्रक्शन दूसरे पे डिपेंड करती थी और आपने उनको भी पैरेलल में कर दी। तो इसका जो एग्जांपल है वो हम इधर से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से कि बिल्कुल सादा सा कोड है, ठीक है। तो ये जो सादा सा ऊपर कोड लिखा हुआ है वो क्या कर रहा है कि एक एरे में कोई कांस्टेंट ऐड करके उसका रिजल्ट दूसरी एरे में लिखवा रहा है। तो ये लूप तो समझ आ रहा है सारों को, फॉर i = 0, i <n, i++, तो एक करके हर इंडेक्स पे जाओ, एरे की वैल्यू उठाओ, उसमें कांस्टेंट ऐड करो और दूसरी एरे में लिखवा दो, ठीक है। अच्छा, अब जब इससे कोई असेंबली का कोड बनेगा तो वो तकरीबन कोई इस किस्म का होगा कि आप कहेंगे कि अच्छा पहली वैल्यू लोड करो, ठीक है, उसके बाद उसके एड्रेस को इंक्रीमेंट कर दो ताकि अगली दफ़ा के लिए, ठीक है, अगली दफ़ा भी आप फिर इंक्रीमेंटेड एड्रेस से लोड करेंगे। दूसरी वैल्यू के साथ इसके साथ वो कांस्टेंट ऐड कर दो। सो हमने F1 में समझो AI लोड किया, राइट, उसके अंदर आपने F0 ऐड कर दिया और F2 में लिखवा दिया। तो F0 क्या चीज़ थी, वो कांस्टेंट, ठीक है, तो आपने अज्यूम किया कि वो कांस्टेंट मैंने पहले कहीं पे F0 पर लोड करवाया हुआ है, ठीक है, तो वो मैंने कांस्टेंट ऐड करवाया, F2 पे रिजल्ट आ गया। अब ये F2 पे वो रिजल्ट है जो आपने B में लिखवाना था, तो आपने उसके बाद एक स्टोर की इंस्ट्रक्शन की, तो X2 में एड्रेस पड़ा हुआ B का, तो आपने F2 को B के एड्रेस पर लिखवा दी, और फिर आपने B के एड्रेस में भी 8 इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि ये हमारे डबल वर्ड्स हम अज्यूम कर रहे हैं, तो 8 बाइट के होंगे, ठीक है, तो 8 बाइट आगे चले गए तो एक डबल वर्ड आगे चले। डबल वर्ड होता है, डबल का तो पता है ना, फ्लोट और डबल, और ठीक है, तो डबल जो होता है वो 64 बिट का होता है, ठीक है, तो 8 बाइट बन जाती है, इसलिए इसमें 8 ऐड हुआ, ठीक है। और फिर आखिर में आपने ब्रांच का चेक किया कि वो जो X1 आपका जो A बढ़ता जा रहा है हर दफ़ा, तो वो आखिर में जो एड्रेस उसका आना था वो X3 लेट से आना था, तो आपने उससे चेक किया कि उसके बराबर तो नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर उसके बराबर नहीं है तो वापस लूप पे जंप कर। तो ये कोड तो समझ आ रहा है सादा सा, ठीक है, कि बेसिकली आपने एक एरे को लोड किया, कांस्टेंट ऐड किया, दूसरी एरे पे स्टोर किया, और दोनों एरे के पॉइंटर्स को या उनके एड्रेसेस को 8 इंक्रीमेंट कर दिया, आखिर में एक ब्रांच आ गई। अब मेरे पास इस तरफ लेट से कि ये VLW की इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है, इसके अंदर मैंने पैक करनी है, ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट से शुरू हो जाऊँ, मैं कहूँ कि अच्छा यार लोड करना है, तो जो लोड वाला मेमोरी यूनिट है उसको मैंने कह दिया कि भाई लोड तो करो ना, ठीक है। दूसरा मैंने कहा ऐड करना है, वो भी पैरेलल में कर सकते हैं, मैंने कहा चलो ऐड कर दो, ठीक है। आगे क्या आया कि जो रिजल्ट इसका लोड का आना है उसमें कांस्टेंट ऐड करना है, तो क्या ये मैं पैरेलल में कर सकता हूँ? जब तक लोड ही नहीं होगी वैल्यू तो उसको मैं ऐड तो नहीं कर सकता, और हार्डवेयर कह रहा है कि भाई मैंने नहीं इसका ख्याल करना, तुझे ख्याल करना है। तो और लोड हमने पीछे पढ़ा था कि लेट से इसके इसमें 3 साइकिल लेता है, ठीक है, तो 3 साइकिल लेता है, तो इसका मतलब ऐड में कब कर सकता हूँ? 3 साइकिल बाद। तो हमने 3 साइकिल बाद करके अच्छा यार चलो इधर ऐड कर देते हैं, ठीक है, कि लोड दी थी, 2 और साइकिल गुजारे, तीसरे साइकिल के बाद हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करके उसके बाद स्टोर आ गया। स्टोर क्या मैं पैरेलल में कर सकता हूँ? किसको स्टोर करना है? इसी ऐड के रिजल्ट को। ऐड हमने कहा था कि जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है उसकी लेटेंसी है 4 साइकिल की, तो ऐड का रिजल्ट आएगा 4 साइकिल बाद। तो क्या मैं अभी करूँ या 4 साइकिल के बाद करूँ, ठीक है। तो 4 साइकिल बाद मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है, और मैं स्टोर के बाद
मैंने साथ उसका भी एड्रेस इंक्रीमेंट करना था, वो मैं पैरेलल में कर सकता हूँ, वो तो कर सकते हैं क्योंकि सेम यूज़ हो जाएगा, अगले साइकिल में इंक्रीमेंटेड आ जाएगा। और ब्रांच क्या मैं पैरेलल में चेक कर सकता हूँ, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कोड स्केड्यूल हुआ, वो जो मैंने सारी जगह बनाई थी वो तो सारी खाली की खाली पड़ी है, ठीक है। और कितने इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। देखा जाए तो हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट ऐड हुआ है 8 साइकिल में, ठीक है। ये तो कोई चस नहीं आई, ठीक है। तो हार्डवेयर तो हमने बना लिया, पर अगर स्पीड पे चलना है तो फिर की फ़ायदा, फिर ना ही बना दे, ठीक है। इंतज़ार ही कर लेते, वो 5 स्टेज पाइपलाइन बना लेते, जो 2-2 फंक्शनल यूनिट रखने का क्या फ़ायदा। सो इसका क्या हल किया जाए, इसके हम 2 हल पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ लूप अनरोलिंग, ठीक है। लूप अनरोलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा यार मेरे पास कुछ साइकिल बीच में ज़ाया जा रहे हैं, तो वाई नॉट मैं एक एक ऐड करने के बजाय 4-4 लट से ऐड करना शुरू कर दूँ, क्योंकि बीच में सबसे बड़ा गैप 4 का है, ठीक है। ऊपर से 3 का था, ये 4 का था, तो बड़ा गैप सबसे 4 का है। तो अगर मैं किसी तरह 4-4 ऑपरेशन पैरेलल में कर लूँ तो क्या होगा कि मैं एक लोड करूँ, दूसरा लोड करूँ, तीसरा लोड करूँ, चौथा लोड करूँ, तो मैं पहले वाले को जब ऐड करूँगा तो दूसरा वाला लोड हो चुका होगा, ठीक। सो दैट्स हाउ वी डू दिस, ठीक है। तो ये सी में अगर कोड लिखना हो या किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखना हो, जावा में भी शायद आई एम श्योर ऐसे ही होगा कि आप लूप लगा रहे हैं लेकिन i++ करने के बजाय i=i+4 करें, प्लस इज इक्वल टू मतलब i=i+4। तो आप 4-4 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं और आप 4-4 एंट्रीज को ऐड करें, यानी 0 1 2 3 को में कांस्टेंट ऐड किया, फिर आप 4 पे गए, 4 5 6 7 ऐड किया, फिर 8 पे गए, इस तरह जा रहे। ओके, सो अब इससे क्या होगा, ठीक है। सो अगर ऑब्वियसली n अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो हमें उसका कोई आखिर में 2-4 को मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अब बंच ऑफ कैलकुलेशन तो यही होगी ना कि पूरा लूप चल रहा है। तो अब जब उसका अनरोल्ड असेंबली कोड बनेगा तो वो क्या बनेगा कि आप 4 लोड कर रहे हैं, ठीक है, 0 ऑफसेट से 8 16 24, ठीक है, क्योंकि पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा डबल, चौथा डबल उठाया तो हर एक जो है वो 8-8 के ऑफसेट आगे जाते जाए। फिर आपने उसका एड्रेस इंक्रीमेंट किया, लेकिन अब हमने 8 से इंक्रीमेंट नहीं किया बल्कि 32 से कर लिया, क्योंकि हमने 4 वैल्यूज उठा ली थी, ठीक है। और फिर हमने 4 ऐड किए, ठीक है, क्योंकि वो चारों के चारों लोड हो गए थे, तो चारों के चारों में हमने कांस्टेंट ऐड किया। उसके बाद आपने 4 के 4 स्टोर किए, उसके बाद आपने जो स्टोर वाला एड्रेस था उसमें भी 32 ऐड किया और आपके साथ ब्रांच वाला काम कर, ठीक। अब इसको अगर स्केड्यूल करूँ तो यहाँ पर अब मुझे ये फ़ायदा है कि मैं जब लोड के बाद वेट कर रहा था उस वक्त मैं पैरेलल में 4 और लोड कर लूँगा, ठीक है। ये ऐड मैं पहले के साथ नहीं कर सकता पैरेलल में, क्योंकि फिर मेरा वो x1 ही चेंज हो जाएगा जो कि बाकी कैलकुलेशंस में यूज़ हो रहा है, राइट। तो मैं आखिरी वाले के साथ इसको x1 को यूज़ कर लूँ। जब तक ये चौथा लोड होगा उस वक्त तक पहला ऐड किया जा सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने ऐड इधर पैरेलल में चला दिया, ठीक है। और इसी तरह जब तक 4 ऐड हुआ तब तक मैंने उस आखिरी चौथा जैसे ही ऐड हुआ अगले साइकिल में पहला जो है उसको मैं स्टोर भी करवा सकता हूँ। सो अब मेरे पास जो स्केजुलिंग बन गई लूप अनरोलिंग के बाद वो इस किस्म की होगी। अब यह है कि वो जो 8 साइकिल में काम हो रहा था वो उसके बजाय 11 साइकिल लगे, लेकिन उसमें 4 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन हो गए। तो इसका मतलब है कि पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है। पहले जो थी वो एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन 8 साइकिल में हो रहा था, अब आपके 4 फ्लोटिंग ऑपरेशन 11 साइकिल में हो रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ 2-3 टाइम्स फास्ट। 12.12 पहले कुछ आ रहा था, 0.36 आया, तो ये तकरीबन 3 गुना फास्ट तो है ही है, ठीक। क्या हम कुछ और भी स्क्वीज़ कर सकते हैं? दूसरा ये कि ये जो हमारा खाली कैनवस पूरी यानी जो हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हमने भेजनी थी वो ज़्यादा तो सारे नो ऑप जा रहे थे, बाकी सारे जो ब्लैंक है इसका अंदर यहाँ पर नो ऑप है, कुछ भी नहीं कह रहे फंक्शन जो। क्या हम इसको मज़ीद कुछ कर सकते हैं? ये दिस इज़ कॉल्ड लूप अनरोलिंग। तो पहली चीज़ है लूप अनरोलिंग से फास्ट करना, इसको मज़ीद फास्ट भी थोड़ा सा किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग, ठीक है। उसमें हम ये चीज़ कहते हैं कि यार जिस वक्त मैं ये ऐड कर रहा था वाई नॉट मैं उससे अगले लोड करना शुरू कर देता, ठीक है। फिर जब मैं स्टोर कर रहा था तो जो मैंने लोड किए उनको मैं ऐड करना शुरू कर देता, ठीक। तो अगली स्लाइड में ये है हुआ, ठीक।
सो ये हमारा नॉर्मल था, सिर्फ थोड़ी सी चेंज हमने क्या किया है कि ऐड के लोड के 3 साइकिल बाद ऐड हो सकता था, लेकिन हमने इसको थोड़ा और नीचे करके 4 साइकिल बाद कर दिया। उसकी वजह ये है कि हम दरमियान में कुछ और चीज़ें डालना चाह रहे हैं, तो जो मैक्सिमम लेंथ है ना हम उस पर ले हैं, 4 की लेंथ पे ले। तो अब हम ये कर सकते हैं कि जिस वक्त ये 4 ऐड हो रही हैं तो हम उससे अगले 4 लोड कर लें, ठीक है। तो उससे अगले 4 लोड किए, इस जगह पर उनको ऐड किया और इस जगह पर उनको स्टोर कर, ठीक। और इसी तरह जब उससे अगले 4 हो रहे थे, ठीक है, तो ये ऐड हो रहे थे, उससे पिछले वाला सबसे पहला स्टोर हो रहा था, तो जो सेकंड नंबर पे लोड हुए थे जो ग्रीन वाले थे वो ऐड हो रहे थे, तो हमने मजीद उससे अगले लोड कर दिए, ठीक है। जब हम ये करेंगे ना तो इसके अंदर एक आप चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ब्रांच हमने इधर लगाई है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि शुरू में एक दफ़ा लोड किया 4 को, उनको जब ऐड करवा रहे थे तो साथ में उससे अगले लोड कर दिए, लेकिन हमने कहा कि 1 मिनट रुक जाओ, मज़ीद वो जो क्या मीम होती है, रुको ज़रा सब्र करो, तो वो ज़रा सब्र करो। उसके बाद आपने क्या किया, तीसरी दफ़ा जब हमने किया ना तो इस वक्त अब हमारी पाइपलाइन फुल हो गई है, यानी कि हम पहला वाला स्टोर कर रहे हैं, दूसरे जो लोड किए थे उनको ऐड कर रहे हैं और तीसरे वाला लोड भी लगा दिया हमने। अब जब हम वापस आएंगे ब्रांच करके तो अगले साइकिल में जो मैंने अभी जो पहला वाला जो था जो ऐड हम कर चुके हैं, ठीक है, बल्कि आप स्टोर भी कर चुके हैं, दूसरे वाला ऐड हो चुका था तो दूसरे वाले को स्टोर कर देंगे, ठीक है। उससे आगे वाले जो हमने लोड हो चुके थे उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, और उससे अगले वाला लोड इशू कर देंगे। तो जो मेन जो हमारा लूप चलता रहेगा ना उसमें आप क्या कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं अगले वाले मतलब एक को लोड कर रहे हैं जो पिछली आइटरेशन में लोड किया था उनको ऐड कर रहे हैं, और उससे पिछली आइटरेशन में जो लोड किया था जो कि ऐड हो चुका है उसको हम स्टोर करवा रहे हैं, और ये चलते रहेंगे जब आखिर में ब्रांच ख़त्म होगी, ठीक है, तब क्या होगा कि जो सबसे आखिरी वाला था वो अभी सिर्फ लोड हुआ होगा, तो आपको उसको ऐड करना है, ठीक है, और जो ऐड हुआ था उसको आपको स्टोर करवाना है, ठीक है, और फिर ये जब ये ऐड होगा तो उसको मज़ीद स्टोर करना। तो लूप के शुरू और आखिर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड बन रहा है, लेकिन जो मेन लूप है वो फुल थ्रॉटल चल रहा है, ठीक है। कुछ सवाल पूछने लगे थे कि लूप मेन जो है ना उसको फुल थ्रॉटल चल रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो लूप से पहले वाली चीज़ उसे हम कहते हैं उसका प्रोलॉग है। नहीं, साइकिल तो फिक्स है ना लोड के, हमने कहा कि लोड के 3 साइकिल हैं, ऐड के 4 साइकिल हैं, और तो हमने सबको मैक्सिमम साइकिल के बराबर कर दिया है, तो जो हमने लोड किया हुआ उसको हम 4 साइकिल बाद यूज़ करें, हालांकि वो 3 साइकिल बाद यूज़ हो सकता था, 4 इसलिए किया क्योंकि ऐड के 4 साइकिल लग रहे थे, तो हमने मैक्सिमम लेंथ के बराबर कर दी, ठीक। कोड जो है उसमें थोड़ा सा एक फ़र्क आपको शायद ये लग रहा हो कि यहाँ पर -8 है, इसकी वजह समझ आ रही है किसी को? क्या वजह होगी? क्योंकि इधर हमने ऐड कर दिया हुआ है, तो जो हमने ये वाला इस जगह पे हमें भी ऐड भी करना था, ब्रांच भी करनी थी, और मतलब 2 ऐड करने थे और 1 ब्रांच करनी थी, लेकिन हमारे पास यूनिट 2 ही थे, तो हमने ऐड को 1 साइकिल पहले कर दिया। लेकिन जब हमने ऐड को 1 साइकिल पहले कर दिया तो उसका मतलब ये है कि इस जगह पे जो स्टोर हो रहा है उसमें तो वो 32 ऐड हो चुका होगा उसके एड्रेस में, तो हमने बजाय वो जो 24 एड्रेस बनाना था उसके लिए हमने इधर -8 किया। तो इस चीज़ों का ख्याल इसमें रखना पड़ता है। तो ये जो पूरा कोड अब बन गया ना, ये बेसिकली लूप अनरोल भी हुआ हुआ है और सॉफ्टवेयर पाइपलाइन भी हुआ हुआ है। तो अगर इस तरह से चलाएं तो चीज़ फास्ट चलेगी। तो वो जो मैं कह रहा था ना कि पोर्टिंग के लोग होते थे जो कि ये बाय हैंड कोड करते थे, वो एक्चुअली ये काम कर रहे होते थे, ठीक है। वो देखते थे कि यार ये सी कोड है, ऐसे असेंबली जनरेट हुई है, क्योंकि उस वक्त कंपाइलर अभी इतने तगड़े नहीं हुए थे, ठीक है। अब ये वाला काम जो है वो प्राइमरीली कंपाइलर ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जी यानी कि आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात करूँ, जब हम नए पास आउट हुए थे और जॉब्स ढूंढ रहे थे, तो उस वक्त पोर्टिंग की जॉब्स भी होती थी, ठीक है। और पोर्टिंग के जो इंजीनियर होते थे वो ये वाले काम कर रहे होते थे,
कि तो ये जो इस किस्म के प्रोसेसर हैं, जो VLIW प्रोसेसर हैं, ये मैंने पहले भी एक दो दफ़ा बताया कि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं इन मल्टीमीडिया एंड सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन वो होती हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, या आपके ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस कर रही हो, या आपके वीडियो सिग्नल को प्रोसेस कर रही हो, तो ऐसी एप्लीकेशन में ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। रिसेंटली ये दोबारा, यानी जो बीच में इनका किसी हद तक डेड टाइम सा भी आया है, क्योंकि VLIW के बजाय लोग दूसरे आर्किटेक्चर्स पे ज़्यादा चले गए, ये उतने ज़्यादा शुरू में कामयाब हुए। अब DSP एप्लीकेशंस में अभी भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है आपके डेस्कटॉप में VLIW डायरेक्टली नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन डायरेक्टली आपका VLIW नहीं है। आपके जो डेस्कटॉप है वो हमने जो पिछला पढ़ा था सुपर स्केलर, जिसमें यूनिफाइड रजिस्टर फाइल, टॉमस हुलो, वो वाली चीज़ है, ठीक। अच्छा, लेकिन ये DSP एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन रिसेंटली अभी मैं देख रहा हूँ कि ये दोबारा से इनकी रिसर्जेंस होना शुरू हुई है फॉर AI एप्लीकेशंस। जिस तरह मैं अक्सर FPGAs पे काम करता हूँ। FPGA एक ख़ास किस्म का हार्डवेयर होता है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का हार्डवेयर बना सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ हो जाता है, कम्युनिकेशन की में, डिफेंस की में, रडार वगैरह ऐसी चीज़ों में भी यूज़ हो जाता है। तो उसके ऊपर अमूमन आप अपना लॉजिक डिज़ाइन करके हार्डवेयर बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मूर्स लॉ शुरू में हमने कहा था ना कि हर 18-20 महीने में ना डबल होती जाते हैं नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स, तो लोगों ने उसके अंदर प्रोसेसर भी डालना शुरू कर दिए। तो अब उसके अंदर एक ARM का प्रोसेसर लगा होता है, और साथ आप ये भी कर सकते हैं, तो कुछ हिस्सा आप सॉफ्टवेयर में लिख लेते हैं जो प्रोसेसर पे चलता है, और कुछ हिस्सा हार्डवेयर में लिख लेते हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट FPGA कुछ आए हैं उनको, जिस तरह Xilinx की एक वर्सल सीरीज़ है, सो वर्सल सीरीज़ जो है वो कहती है कि जी हम AI के लिए बड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो जब मैंने उसके जाके थोड़ा सा मटेरियल पढ़ा कि AI के लिए कैसे अच्छे हैं, AI प्रोसेसिंग क्या करें, तो वो एक्चुअली VLIW ही उधर चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ये रीयूज़ उधर काइंड ऑफ करने की कोशिश, तो इसकी रिसर्चेस उधर होने की कोशिश कर रही है। तो पूरी तरह मुझे नहीं पता कि कितनी हुई है कितनी नहीं हुई, मार्केट नंबर्स नहीं है मेरे पास, लेकिन बहरहाल ये कुछ वहाँ पर भी हुई है। ऑब्वियसली डिज़ाइन करके कोड लिखा जाता है। प्रोसेसर को हार्डवेयर फॉर्म में क्या कैसे लाते हैं? जो अब जो हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है, जिस तरह, उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन, ठीक है। तो फैब्रिकेशन के लिए जो प्लांट लगता है उसे कहते हैं फैब, ठीक है, फैब्रिकेशन से निकला हुआ फैब, ठीक। तो पाकिस्तान में नहीं है फैब, एक फैब है मेरा ख्याल है कार डिफेंस वालों के पास, पुरानी, यानी कि नई टेक्नोलॉजी नोड की नहीं है। तो ये इम्प्रूव होती जाती हैं टेक्नोलॉजी नोड्स की, कितने नैनोमीटर की है, जिस तरह आजकल जो है वो छोटे से छोटे होती जा रही हैं, ठीक है। तो पुरानी फैब्स हैं। जो कमर्शियल आपके PC बन रहे होंगे उनमें से कई जो हैं वो एक मशहूर फैब है TSMC ताइवान में, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सी फैब्रिकेशन लोग करवाते हैं। फिर जो बड़ी कंपनियाँ हैं इंटेल और शायद अब एप्पल वालों की, लेकिन मेरा ख्याल है एप्पल वालों की अपनी है कि नहीं, आई डोंट नो। इंटेल वालों की अपनी फाउंड्री होती थी, फाउंड्री भी कहते हैं इसको। तो फैब जो है उससे आप फैब्रिकेट करवाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने डायरेक्टली नहीं फैब्रिकेट करवाए हुए, उसकी वजह ये है कि फैब्रिकेशन काफ़ी कॉस्टली काम है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट $a few million एटलीस्ट, ठीक है। यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स ये कर सकते हैं कि बाज़ का तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोजेक्ट वेफर, कि बहुत से लोग जो है ना वो कहते हैं कि हम एक चिप बनवा लेते हैं जिसमें कुछ 50 चिपें आपकी, 50 चिपें आपकी, 50 चिपें। इस किस्म के मैंने वैसे किया हुआ है। पहले एक eFabless के नाम से आप सर्च करोगे तो एक इनिशिएटिव था जिसको गूगल फंड कर रहा था, जिसमें कोई भी अपनी चिप बना सकता था, तो आप भी बना सकते थे। इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर कोई अपना प्रोसेसर बनाकर उसको फैब्रिकेट करवा ले। उस पर मैंने एंट्री डाली हुई थी और उसमें एक AI एक्सेलरेटर बनाया था, लेकिन यह है कि वो अब क्लोज़ हो गया, फ्यूचर में वो नहीं करे, लेकिन यह है कि उसमें आप फ्री में भी चिप बनवा लेते थे। इसी तरह बाज़ लोग फ़ंड कर देते हैं, फास्ट में मास्टर्स हो रहा है चिप डिज़ाइन में, तो वो लोगों को कुछ फंडिंग है जिससे वो मल्टी प्रोजेक्ट वेफर्स भी बाज़ का बनवा रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इसमें, क्योंकि फ्यूचर में ये लग रहा है कि चिप वॉर शुरू हो जानी है, कि वो जिस तरह से वो ट्रम्प ने टैरिफ लगे हैं बाकी किया, तो वो
मतलब साड़ी वारी में हमें कहते थे कि जी फ्री ट्रेड होनी चाहिए सब। IMF आता ना, वो कहता जी खोल दो, आपने इम्पोर्ट पे बैन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। लेकिन जब वो कंपटीशन उनका आपस में है तो उन्होंने हर चीज़ पे बैन लगाया हुआ। तो बेसिकली ये है कि कल को चिप वॉर्स हो सकती हैं, तो पाकिस्तान खुद भी अपनी अगर सेल्फ सस्टेनेंस चाहता है तो अमेरिका ये कह सकता है ना, भाई ये वाली चिप तो मैं तुम्हें देता ही नहीं। तो कई चिप्स के बारे में वो कहेगा कि ये मैं आपको देता ही नहीं, ठीक है। हम कई दफ़ा कह रहे होते हैं ना जज्बाती होके कि हमें जाकर फ़लाँ जगह पे लड़ते क्यों नहीं है, फ़लाँ क्यों नहीं करते। उसमें मसला ये आ जाता है कि मतलब हम टेक्नोलॉजी में इतना पीछे हैं कि यानी वो आपकी कह दें कि ये टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी नहीं और उनके जहाज़ आपको नज़र आएंगे नहीं वो आके तो भाई फेर के चला जाए। तो मेरे तो अभी यानी वो वाला वक्त है कि जब हमें कोई 15-20 साल काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस शुड बी अनदर मोटिवेशन फॉर यू। ये जो स्पेशली जो लेट आ रहे हैं या नहीं सीरियस हो रहे, आप लोगों का फ्यूचर जो है कोई ख़तरे में है पाकिस्तान के तौर पर भी, ठीक है। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है, काम करेंगे तो कुछ होगा, ठीक है। नहीं तो लोग रोत के चले जाएंगे, आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जब आप पीछे होते हैं तो वो शेर का मिसरा है ना कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, कि जब आप कमज़ोर होते हैं ना तो वो क्या था, पूरा था तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, कि जो नेचर है ना उसमें एक ही चीज़ चलती है, माइट इज़ राइट वाली, कि जो वीक है जुर्म ज़ईफ़ी के, आप अगर इफ़ यू आर वीक तो अचानक मौत जो है वो मर्ग मफाजात का मतलब है कि अचानक मौत। तो आप वीक हैं तो आप अचानक मर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचर का यही है कि हम अमेरिका को कहेंगे भाई प्लीज़ हमें बचा लो, या कोई चाइना को कहेंगे भाई प्लीज़, मतलब शर्मिंदगी होती है, ऑनेस्टली शर्मिंदगी होती है। लेकिन शुरू कहाँ से होता है, साथ वाले को भाई प्लीज़ असाइनमेंट दे दे, मैं जो सुस्त हूँ तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता, तो मेरे से क्लास सुबह उठा नहीं जाता, क्लास अटेंड नहीं की जाती, ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ से होता है, जब आप में से फिर वो ऐसा ही एटीट्यूड रखें और कभी चेंज ना हो ज़िंदगी में, और आप बड़े होकर पहुँच गए किसी डिसीजन मेकिंग जगह पे, वहाँ पे भी आप किसी और को कहेंगे, ठीक है। जॉब में जाएंगे, कोई सरकारी लग गए, भाई प्लीज़ ये वाला काम मेरा कर दो, तो किसी तरह काम मिनिमाइज़ करने की कोशिश, वो थोड़ी देर के लिए तो चल जाता है, मगर आप एज अ नेशन नीचे डूब जाते हैं, आपका करियर नीचे चला जाता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म की चालाकियाँ जो है ना वो लॉन्ग टर्म में आपको नीचे खींच लेती। सो द सूनर यू रियलाइज़ द बेटर, ठीक है। जितना जल्दी आपको ये चीज़ पता चल जाए और रियलाइज़ हो जाए, दिल से समझ आ जाए, वो बेहतर है। आप और ये कई दफ़ा होता है कि एक क्लिक होता है, मुझे नहीं पता, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं कई चीज़ों में, मैं ये कोई पाकीज़गी के दावे नहीं कर रहे थे, हम भी शुरू में एक दूसरे का छापा लगा लेते थे असाइनमेंट्स में, ठीक है। हमें किसी एक टीचर ने सिंपल बुला कर ये कहा था, हम 2-3 लड़के थे, कि यार आप लोग तो बिल्कुल ठीक से स्टूडेंट हो, मतलब क्या फ़ायदा है 1 नंबर के लिए आप, या 2 नंबर के असाइनमेंट के, क्या एक के असाइनमेंट का 1 या 2 नंबर हो, 1 या 2 नंबर के लिए आप अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हो। इस तरह की उसने बात की। अब वो समहाउ वो हम दोनों तीनों को ऐसा स्टिक हुई कि उसके बाद से मैंने ज़िंदगी में कभी कोई असाइनमेंट में कभी मैंने नहीं जमा कराई नहीं होती थी, या आधी आती थी आधी जमा करा दी, ठीक है। लेकिन हमें मतलब नहीं किया आइंदा कभी, और यानी वो चीज़ चेंज होगी। तो कई दफ़ा एक चीज़ क्लिक हो जाती है, आई डोंट नो, आई होप कि 1-2-3 लोगों में ये सिर्फ क्लिक हो जाए कि यार हमें ज़िम्मेदारी लेनी है, ठीक है। ये सिर्फ बाइकआउट करने से कुछ नहीं होता, मतलब अच्छी बात है ये भी करें, थोड़ा थोड़ा सा होता भी है कि चलो बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट किया तो 1-2 बिजनेस थोड़े उनके ठप हो गए, मगर जंग नहीं इस पे जीती जाती, जंगें इस तरह से नहीं जीती जाती। इसके लिए भी एक वो कॉल है कि जितना द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जो पीस के टाइम में आप जितना स्वेट करेंगे उतना कम ब्लीड करेंगे वॉर में। जो हम अभी ब्लीड कर रहे हैं, जो वज़ा शज़ा में हो रहा है, बहुत अफसोसनाक है। मतलब दिल दुखता है कि यार साल हो गया है, 50,000 बंदा मार दिया है, ठीक है। बच्चे बूढ़े सब कुछ मिला के, यानी कि कोई किसी को कोई, वो कहते हैं ना पंजाबी को, उसका भी नहीं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टिल उधर उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्म्स भी भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यू आर ऑन योर ओन। आपको कोई आओ और आकर ये नहीं बचाएगा कि भाई आपको कल आकर आपके साथ कोई ये कर देगा। ये कल जो हुआ है उधर, तो वो यही कह रहे हैं कि यार ये हमारा अक्टूबर 7 है तो हम कुछ करें।
मोस्ट लाइकली कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह ना करे कि कोई जंग छिड़े, क्योंकि जंग बड़ी गंदी चीज़ होती है हर एक के लिए, ठीक है, सबके लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हो जाती है तो कोई और आकर नहीं बचाएगा, ठीक है। यू हैव टू स्वेट इन पीस टू बी एबल टू बी स्ट्रॉन्ग एट द टाइम ऑफ वॉर। तो ये जो आते हैं, मैं कहता हूँ इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करें, वक्त पे आएँ, क्लासें अटेंड करें, सीखें, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती, ठीक है। कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि कितने पास के हैं, मुश्किल कोर्स हो गया है, समर में पढ़ लें, ठीक, कोई और पढ़ा देगा। मैं बताऊँ हाँ, कोई और पढ़ा भी देगा और शायद आसान भी होगा और पास भी हो जाएगा, बट इट्स नॉट द पॉइंट। यानी आपकी जो बिल्ड होनी है मसल्स, वो तब होने जब आप चैलेंज होंगे, जब आपको चैलेंज कोई पड़ेगा, कोई आप दिमाग को चैलेंज करेंगे तो होगा। अगर आप वो चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ओवरऑल स्टैंडर्ड गिर जाएगा। स्टैंडर्ड गिर जाएगा तो आप एक गिरे हुए स्टैंडर्ड के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बन के निकल भी आए तो क्या हो जाएगा। मतलब मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी से आपको पास करते हैं आराम से, सबके सब जो है वो आराम से ए लेकर बाहर निकल आए, तो क्या होता है, उससे ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो जाता है। उससे ये होता है कि जो हायर कर रहे होते हैं वो कहते हैं यार इस यूनिवर्सिटी का फ़ायदा नहीं है, इधर तो सारों के 4 GPA होते हैं या 3.7 होते हैं, 2 सवाल करो तो उनको आता नहीं होता, ठीक है। और ये अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी अब होना शुरू हो गया है, यानी क्योंकि मैं हायर भी कर रहा होता हूँ, मुझे पता है ये चीज़। अनफॉर्चुनेटली आप बेसिक सवाल पूछ रहे होते हैं बच्चे को, कंप्यूटर साइंस के बच्चों से पूछ रहे हैं कि यार ये थोड़ा सा कोड लिख दो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, उधर ही वो बैठ जाते हैं, फोत हो जाते हैं, उनसे वो नहीं निकलता, ठीक है। वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है। तो हमें इसको फिक्स करना है, आप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कुछ दिनों पहले मजाकन जो बात की थी, विच इज़ ट्रू, कि इन दी एंड नो बॉडी केयर्स। आपका करियर अगर ख़राब हो गया तो किसी को कोई परवाह नहीं है। हम कहेंगे यार, कोई कहेगा अच्छा यार अच्छा हो जाता अगर चल जाता, वो अगला वो अपने काम में लग जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। कमिंग बैक, आज हमने फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया। ओके, सो हमने लूप अनरोलिंग, सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग कर ली, ठीक है। और सो अब इसके अंदर ये स्लाइड शो कर रही है कि अगर आप कहते हैं लूप अनरोल्ड कोड करें तो क्या होगा, और सॉफ्टवेयर पाइपलाइन में हम क्या कर रहे हैं कि जिस टाइम पे वो काइंड ऑफ ये जो ग्रे ट्राइंगल है ना, कि लोड वाला काम हो रहा था और उसके बाद असल काम हो रहा था और फिर आप नीचे आ रहे थे, आप जिस टाइम पे असल काम कर रहे थे तो अगला लोड भी करना शुरू कर दिया, तो ओवरऑल टाइम और भी कम हो गया, ठीक। एक जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो ये है कि मतलब अगर लूप्स हैं तो उनको तो आप अनरोल कर सकते हैं, वैसे अगर इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर ब्रांचेस आ रही हैं तो ब्रांचेस की वजह से आपका, अगर जिस तरह हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम कह रहे थे रफली हर छठी इंस्ट्रक्शन ब्रांच की हो सकती है अलग से, तो अगर वाकई छठी इंस्ट्रक्शन ब्रांच की तो हम कितना पैरेललिज्म अचीव कर लेंगे। तो उसके लिए जो हमने जो दूसरा प्रोसेसर पीछे दो ओल्ड प्रोसेसर में एक देखा था ना, उसमें एक ट्रेस स्केजुलिंग का नाम आया था। तो वो ट्रेस स्केजुलिंग क्या चीज़ है कि आप ये करते हैं कि आप कहते हैं कि यार ये ओरिजिनल मेरा कोड चल रहा था, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार कौन सी ब्रांचेस वाला पास ज़्यादा फ्रीक्वेंट चलने की ज़रूरत है। बाज़ का आपने एरर चेक लगाए होते हैं कि यार अगर फाइल ओपन नहीं हुई तो ये कर, मोस्ट ऑफ द टाइम तो फाइल ओपन हो जानी है, कोई मसला नहीं होगा, किसी किसी केस में मसला हो सकता है। तो आप वो जो कॉमन पाथ आता है ना, इस किस्म के पाथ की बेस पे एक ट्रेस बना लेते हैं कि ये ज़्यादा कॉमन वाला पाथ है, और ये जो ग्रे एरिया बताया हुआ है इसको हम कहते हैं कि ये ट्रेस है। निकालने के लिए आप बाज़ का प्रोफाइल करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को चला के कि यार उसमें कौन सा पाथ ज़्यादा है, और साथ उसमें लेट से प्रिंट्स लगाए हुए हैं कि यार अगर इधर आया इस इफ में आता हूँ कि किस इफ में आता हूँ, ठीक है, या कंपाइलर में आपने ये प्रोविजन डाली हो तो वो आपको बता देगा कि यार ये वाला केस ज़्यादा चलने का चांस है, ठीक है। तो वो जो कॉमन वो जो प्रोफाइलिंग फीडबैक है उसकी बेस पे आप एक पूरा ट्रेस बना लेते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इस वाले पाथ को पूरे के पूरे को स्केड्यूल कर देता हूँ, ठीक है। अब लाजमी सी बात है कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला पाथ लेगा, लेकिन प्रोग्राम ज़रूरी तो नहीं है कि यही पाथ ले। प्रोग्राम में तो वो इफ एल्स की कंडीशन है, जो कोई असल में यूज़र से इनपुट मांगी हुई थी उसने गलत इनपुट दे दी, वो दूसरी तरफ चला गया, ठीक है, तो जा तो सकता ही है। तो आपने उसको हैंडल करना है, लेकिन वो हैंडल करने के लिए आप फिर फिक्स अप कोड बीच में लिखेंगे कि जब ये पूरा चल गया, चलने के बाद आपको पता चला कि यार ये चीज़ ये तो गलत हो गया, तो गलत हो गया तो अनडू करेंगे आप, ठीक है। तो लेकिन वो अनडू क्योंकि कम टाइम्स होगा,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाला चलेगा तो आपका प्रोग्राम जनरली तेज़ चला करेगा, लेकिन जब कभी फिक्सअप कोड चलना हुआ तो उस केस में वो स्लो हो जाएगा, लेकिन वो वाला काम इनफ्रीक्वेंट होगा तो हमें कोई मसला नहीं है उससे। ठीक। सो जो ये क्लासिक VLRW थे उसके अंदर जो प्रॉब्लम है क्या क्या है, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें प्रॉब्लम भी समझ हो कि हर चीज़ की क्या है। पहली चीज़ है कि ऑब्जेक्ट कोड कंपैटिबिलिटी, ये जो हमारी बाइनरी फाइल्स या एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है ना, वो आपको जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो इंटेल ने पहले प्रोसेसर बना लिया तो AMD उससे कंप्लाइंट बनाता रहा बाद में, ठीक है, 8086 वाले आर्किटेक्चर पे ही बाद वाले प्रोसेसर बनते रहे। उसकी क्या वजह थी कि जो सॉफ्टवेयर पूरा अवेलेबल है वो उसके ऊपर चल सके, ठीक है, बगैर एनी चेंज के। आपने जाके ऑफिस डाउनलोड किया और चला दिया तो वो चल पड़ा, पावर पॉइंट भी चल पड़ा, वर्ड भी चल पड़ी, आपको कोई चेंज नहीं करनी पड़ी, ठीक है। अब अगर आप VLRW बनाएंगे और उसमें बहुत सी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन है, इसका मतलब है कि हर ऐसे सूट को जो कि आप चाहते हैं कि सपोर्ट करें, उस सॉफ्टवेयर को आपके कंपाइलर पर रीकम्पाइल करना पड़ेगा, ठीक है, और रीकम्पाइल होने के बाद वो जो बनेगा वो फिर आप डाउन। तो ऑब्जेक्ट कोड कंपैटिबिलिटी जो है ना वो कई दफ़ा फिर ऐसी चीज़ बन जाती है कि जो सेलिंग पॉइंट फिर आपका नहीं रहता, चीज़ नहीं बिकती, ठीक। ऑब्जेक्ट कोड साइज दूसरा प्रॉब्लम है कि इसमें आपने देखा बहुत सारे नो ऑप एक तो थे, लूप अनरोलिंग करने से भी साइज बढ़ जाता था, सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग करने से भी, यानी कि जो ओरिजिनल कोड था वो तो बड़ा छोटा सा था ना उसी लूप का, लेकिन हमने उसका लूप अनरोल किया, सॉफ्टवेयर पाइपलाइन किया तो साइज बढ़ गया। और उसके अलावा उस साइज के अलावा भी साइडों में नो ऑप काफ़ी सारे थे, अगर वो ना भी करें तो नो ऑप्स काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो वो जो नो ऑप्स हैं वो असल में तो यानी एज आ कोड तो सेव होंगे कहीं ना कहीं, तो आपका जो एग्जीक्यूटेबल बनती है उसका साइज़ इसमें काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि आपने हर इंस्ट्रक्शन ही वेरी लार्ज रखी हुई है। तो ये काइंड ऑफ ये भी एक मसला है, ठीक है। और तीसरा मसला ये है कि इसके अंदर हमने फिक्स पाइपलाइन डेप्थ अज्यूम की हुई थी, ठीक है, कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट इतना टाइम लेता है, इंटीजर लोड इतना लेगा, स्टोर इतना लेगा, लेकिन हमने देखा है कि यार अगर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है उसमें डिवाइडर जो होता है वो उसमें हम प्रेडिक्टेबल टाइम नहीं भी होता। फिर इसी तरह जो आपका कहते हैं लोड स्टोर हैं, अगर कैश लगा दी तो कैश मिस होगी, ठीक है, वो भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा। तो फिर वो जो हमने सारा वो फास्ट किया होगा वो तो फिर दोबारा डिपेंडेंस आ गई, तो डिपेंडेंस को रिजॉल्व करना है, तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो और ब्रांच की प्रोबेबिलिटीज़ हमने वो ट्रेस से कोशिश तो की निकालने की, लेकिन वो हमेशा तो ठीक नहीं होती है। पता कैसे चलेगा कि कौन सी होने का ज़्यादा चांस है, कौन सी नहीं होने का चांस, ठीक है। उसके लिए आपको प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोफाइलिंग खुद यानी कि अगला बंदा ना सिर्फ कंपाइल करे बल्कि वो पहले कई दफ़ा चला के थोड़ा देखे कि ब्रांचेस के पाथ कौन सी हैं, वो प्रोफाइल यूज़ करके दोबारा कंपाइल करे, ठीक है। तो 2 दफ़ा कंपाइल करे, पहले नॉर्मल कंपाइल करे ताकि रन हो सके, फिर रन होने के बाद वो देखे कि यार प्रोफाइलिंग के साथ डिफरेंट एग्जीक्यूट करे, और उसके बाद जब आपको पता चला कि यार इन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वो कैसे निकालें, तो ये एक और इसमें प्रॉब्लम था, ठीक है। और दूसरा भी इससे मिलता जुलता है कि जो अनप्रेडिक्टेबल ब्रांचेस हैं उनके साथ क्या करें, ठीक है, कि यानी आपने प्रोफाइलिंग कर भी दी फिर भी कोई ऐसी ब्रांचेस आएंगी जो कि उस तरह से स्टैटिकली प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। डायनामिक प्रेडिक्टर जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे उसमें तो वो खुद ही लर्न कर लेता है ना, जब आपकी एक दफ़ा नहीं हुई ब्रांच तो अब वो प्रेडिक्शन चेंज कर लेगा, 2 दफ़ा नहीं हुई चेंज कर देगा प्रेडिक्शन। तो हम तो इधर स्टैटिक यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई ब्रांच प्रेडिक्टर नहीं लगाया हमने। तो इसमें कह लें कि अगर वो ऐसी ब्रांच है जिसका बिहेवियर ओवर टाइम चेंज हो सकता है तो आप उसको कोई उसका फिक्स सोल्यूशन ही निकाल सकते। तो एक काम जो है जो कोड साइज़ का बढ़ने का है उसके लिए एक चीज़ यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि आप कंप्रेस कर दें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन की कुछ बिट्स बता देती हैं कि यार ये किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, तो आप कंप्रेस इंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, ठीक है। जो फील्ड यूज़ नहीं हो रही हैं अगर उसमें किसी में कम यूज़ हो रहे हैं ऑप्स, तो आप डिफरेंट जो कॉमन यूज़ होने वाले पैटर्न है ना वो बता देते हैं, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन कंप्रेस हो जाती है। तो कह लें कि ओवरऑल कोड साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि यार एक इंस्ट्रक्शन है जो कि बस एक लोड और प्लस ऐड करती है, ठीक है, एक सिंगल करती है, तो आप 2-3 बिट तो आपको वो आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए होंगी, लेकिन अब आपको वो पूरा इंस्ट्रक्शन वर्ड नहीं रखा, आपने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो अब वो फिर आपको अगर 128 बिट्स थी उसके बजाय हो सकता है कि आप 32 बिट में आके,
ठीक है, तो कंप्रेस इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें लेकिन कंप्रेस करने में ऑब्वियसली एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगेगा जो उसको डीकम्प्रेस करेगा पहले चलाने से पहले, और दूसरा ये है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फिक्स लेंथ पे नहीं आ रही होंगी, यानी ये नहीं है कि पीसी में 4 ऐड किया तो अगली इंस्ट्रक्शन आ गई, या 128 ऐड किया तो अगली आ गई, तो इसको भी किसी तरह हमें हल करना पड़ेगा। जी, टाइम तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ हुआ होता पता है, ठीक है। तो एक मिनट में देख लूँ रहा कितना गया। मास्टर वाला तो निकल गया। एक चीज़ हम बस डिस्कस कर लें फिर रुक जाते हैं, ठीक है। वो है, एक तो प्रेडिक्शन थी ना, एक प्रेडिकेशन भी है, ठीक है। तो ये इंटेल का जो IA64 है उसके अंदर ये वाली चीज़ टेक्निक यूज़ हुई थी। ये मैं अगली क्लास में थोड़ा सा जो दरमियान वाले प्रोसेसर उनको टच करवा दूंगा, लेकिन ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि ये वाला टॉपिक हमारा काइंड ऑफ हो जाए। सो जो स्टैटिकली प्रेडिक्टेबल ब्रांचेस नहीं हैं उनमें हम ये कर सकते हैं कि दोनों पाथ्स को एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है, और जो पाथ नहीं लेना ना उसको हम कंडीशनली एग्जीक्यूट कर दें, तो प्रेडिकेशन हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कुछ इस किस्म का इफ एल्स आ रहा था, ठीक है, तो आप उस कोड को इस तरीके से कह सकते हैं कि यार A इज इक्वल टू B को कंपेयर करो और उसका रिजल्ट जो है ना वो P1 P2 में लिखवा दो, ठीक है। तो अब अगर ये जो नीचे वाली इंस्ट्रक्शन 3 और 4 है ना, ये कंडीशनली एग्जीक्यूट हो रही हैं P1 पे और ये कंडीशनली एग्जीक्यूट हो रही हैं P2 पे, तो अगर तो वो ट्रू हुआ तो एक चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, दूसरा हुआ तो वो चीज़ हो जाएगी। तो आपकी वो जो विड्थ थी ज़्यादा, उसको ज़ाया जाने के बजाय आपने क्या किया, आपने कहा कि यार ब्रांच का जो इफ़ वाला पाथ है और जो एल्स वाला पाथ है दोनों को ही पैरेलल में स्केड्यूल कर दो, लेकिन उसमें फिर प्रेडिकेशन की बिट्स चाहिए आपको एक्स्ट्रा, कि जो ये बता सके, जो हार्डवेयर में ये बता सके कि यार ये किस कंडीशन के अंडर एग्जीक्यूट होनी है। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ इस किस्म की कंडीशन कंपेयर करके वो प्रेडिकेटेड बिट्स को सेट करने का वो होना चाहिए। तो कई लोग इसको गलती से प्रेडिक्शन पढ़े, ये प्रेडिकेशन है कि आप अंडर अ कंडीशन कुछ कोड को चलाते हैं, अदरवाइज नहीं चलाते। ऑब्वियसली इसमें आधा कोड यूज़ हो रहा है, आधा नहीं यूज़ हो रहा, लेकिन स्टिल क्योंकि आपके पास जगह थी, VLW है, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर स्केलर में हमने ये काम नहीं किया था क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे थे कि हमारा रिसोर्सेज ज़ाया जाएँ, लेकिन इसमें रिसोर्सेज तो ज़ाया जा ही रहे थे, तो इसलिए हमने इसमें कर। ओके, यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या करना है।